सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सह्याद्री एकेडमी पर। अभी तक हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर लिया था। आज हमें बात करना है फिरोज शाह तुगलक के समय उसके साम्राज्य की जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी। इसके पहले 2-3 वीडियो में हमने क्रमशः फिरोज शाह तुगलक का उदय, उसके राजनीतिक घटनाक्रम, उसके सामाजिक कार्य, उसके अभियान आदि इन चीजों पर चर्चा की थी। आज हमें बात करनी है तुगलक काल के समय फिरोज शाह तुगलक के दौर में साम्राज्य में धार्मिक नीति कैसी थी। ध्यान रखिए, जिसने भी इसके पहले का वीडियो ना देखा हो वो डायरेक्ट इसे बिल्कुल भी ना देखे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम फिरोज शाह तुगलक के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो तो जरूर ही देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि बात कहां हो रही है, अन्यथा समझ में कुछ नहीं आएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय की धार्मिक नीति क्या थी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फिर सीधे बात करेंगे। जिस समय फिरोज शाह तुगलक राजगद्दी पे बैठता है उस समय तक वो थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता टाइप का था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी धार्मिक नीति सहिष्णु थी। लेकिन धीरे धीरे जब शासन व्यवस्था बढ़ती गई, शासन काल का कुछ समय होता गया, वो कहीं एक मजार पे जाता है, वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, उसके पश्चात उसका जो व्यवहार था वो धार्मिक रूप से कट्टर हो जाता है। तो ऐसी कुछ 2-3 घटनाएं हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अभी तक जितने भी शासन या शासक आए थे उन्होंने अपने साम्राज्य में धार्मिक व्यक्तियों यानी जो उलेमा वर्ग था, मौलवी वर्ग था, उनका सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं रखा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, अपने शासन और प्रशासनिक गतिविधियों में धार्मिक व्यक्तियों तथा इस्लामिक कानूनों का सीधा हस्तक्षेप शामिल करा देता है। तो इस तरह कई सारी घटनाएं हैं, उसको देखते हैं, क्रमशः अध्ययन करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था में इस्लामिक कानून, जिसे हम शरीयत कहते हैं, शरीयत, जिसने अपने शासन प्रशासन में इस्लामिक कानून तथा उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी। उलेमा वर्ग होता है मतलब जो किसी इमाम, मौलवी, जो धार्मिक इस्लामिक धर्म गुरु होते थे, उनके कहे अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना, तो वही कहलाता है उलेमा वर्ग। तो ये पहला सुल्तान था जिसने इन दोनों को प्रधानता दी थी। अगला देखते हैं, सन 1374 और 75 में फिरोज शाह तुगलक बहराइच में स्थित सैयद सालार गाजी के मकबरे पर दर्शन करने के लिए जाता है। 1374-75 में बहराइच में स्थित सैयद सालार गाजी के मकबरे का 2 बार दर्शन करने जाता है। और जब ये वहां पर जाता है, कुछ शिक्षा दीक्षा इसको मिलती होगी, वहां से वापस लौटने के पश्चात ये धार्मिक रूप से कट्टर प्रवृत्ति का हो गया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कभी प्रश्न आता है कि तुगलक वंश का कौन शासक सैयद सालार गाजी की मजार पर जाता है, तो पहला शासक कौन था, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद जब ये शासन गद्दी पे आते हैं तो ये जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जब ये कट्टर प्रवृत्ति का हो जाता है उसके पश्चात ये क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को दिल्ली सल्तनत की सीमा क्षेत्र के बाहर की जो भी मजार, पीर बाबा के जो दरबार हुआ करते थे या उनके मस्जिद या उनके धार्मिक स्थल जो हुआ करते थे, वहां पर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। तो देखते हैं, मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली क्षेत्र के बाहर की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट इसी के साथ, जब ये बहराइच से होकर आ जाता है उसी के बाद जब ये कट्टर प्रवृत्ति का हो जाता है तो ये हिंदुओं के प्रति नीतिगत रूप से अत्यंत कठोर हो जाता है, तथा इसी के कारण या इसी कड़ी में इसने हिंदुओं पर भी जजिया कर लगाया था, हिंदुओं में खास तौर से ब्राह्मणों पर, क्योंकि उनको पहले छूट हुआ करती थी। तो ये कुछ तथ्य रहे, जरा एक तथ्य इसी के साथ देखते हैं कि इनके बारे में एक किसी इतिहासकार ने कुछ कहा था, तो वो हल्का सा तथ्य है, केवल उसको केवल आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम था आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार ने
फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि फिरोज शाह तुगलक सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का पूर्वगामी था। ये इनकी धार्मिक नीतियों के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि लगभग अभी तो इनके बारे में पढ़ाया नहीं है, इसकी चर्चा जब आगे आएगी तो वहां पे हो जाएगी सिकंदर लोदी और औरंगजेब का। लेकिन थोड़ा बहुत सबने सुन रखा होगा कि सिकंदर लोदी भी धार्मिक रूप से काफी कट्टर था, एंटी हिंदू समझ लीजिए, थोड़ा सा मतलब इस एंटी हिंदू कहिए या इस्लाम को बढ़ावा देना, ये आप कह सकते हो। और औरंगजेब के बारे में सभी कोई जानता है। तो ऐसी ही कुछ धार्मिक नीतियां फिरोज शाह तुगलक के दौर में भी थी। तो इसीलिए आरसी मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का पूर्वगामी बोला है, उनके पहले का व्यक्ति जिसने इस प्रकार की नीतियां अपनाई थी। अब बात करते हैं अगले तथ्यों पर। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के दौर के साहित्यिक विकास के बारे में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फारसी भाषा का सबसे ज्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक के दौर में हुआ था। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब ये ज्वाला देवी मंदिर को लूटने जाता है या वहां का अभियान करता है तो वहां से बहुत सारी पुस्तकें एवं धार्मिक साहित्यों को उठा के लाता है अपने यहाँ। उन संस्कृत भाषाओं के जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराता है, और अनुवाद विभाग की स्थापना भी यही कराते हैं। तो थोड़ा सा इधर देखते हैं कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। ये आत्मकथा थी, इसके लेखक फिरोज शाह तुगलक स्वयं थे और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। अगला पॉइंट, इसके काल में फारसी भाषा साहित्य का विकास सबसे ज्यादा हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ये स्वयं संगीत में इसकी रुचि थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2, 3, 4 अन्य साहित्य या पुस्तकें जिसमें फिर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित, बद्र ए चाश के द्वारा लिखित, ये अन्य जो भी पुस्तकें थी वो हम मोहम्मद बिन तुगलक के सेकंड वीडियो में लिखा चुके हैं। उनको वहां जिसने भी सीरियल से वीडियो देखे होंगे उनको उसने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो पीछे चले जाइएगा, क्योंकि बार बार उनको लिखाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये कुछ रहा साहित्यिक विकास। अब पूरा का पूरा जितना भी अभियान था फिरोज शाह तुगलक का, इनके बारे में पूरा अध्ययन करा दिया गया है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले तुगलक वंश के अगले शासक के बारे में, देखते हैं। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1388 से 1394 लगभग 6 से 7 वर्षों तक फिरोज शाह तुगलक का जो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का जो दौर था वो काफी ज्यादा उथल पुथल का दौर रहा है। इसी 6-7 सालों के अंतर्गत 4-5 अनेक राजा आए और वो गद्दी पे बैठे, गद्दी से हटे, इस तरह काफी ज्यादा संक्रमणकालीन व्यवस्था हो चुकी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौर में तुगलक वंश धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया था। अंततः 1394 में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक राजगद्दी पर बैठता है और 1412, कहीं कहीं 1414 भी लिखा हुआ है, अर्थात अंत तक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का शासक बना रहता। अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि अगर कभी प्रश्न आता है तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम राजा था। पहला ही पॉइंट है, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासन काल के दौरान ही तुगलक वंश का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है, और इसके जो बहुत सारे जो अनेक राज्य थे जो तुगलक वंश के अधीन आते थे, तुगलक साम्राज्य के अधीन आते थे, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बहुत सारे राज्य इसके साम्राज्य से बाहर निकल गए थे।
कहावत ये होने लगी थी कि तुगलक वंश का साम्राज्य जो है दिल्ली से लेके पालम तक है, अर्थात बहुत छोटी सी सल्तनत बची है। तो इसी की कड़ी में ये क्या करता है, कुछ कार्य भी करता है। उसमें से एक ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया, इसको देखते हैं। नासरुद्दीन महमूद तुगलक क्या करता है, अपने एक इनके प्रमुख वजीर थे जिनका नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर को यह है जौनपुर क्षेत्र का प्रमुख बना देता है और उसे एक उपाधि देता है मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क का अर्थ होता है, जरा यहां देख लीजिए, इसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी। मलिक उस सर्क का हिंदी अर्थ होता है पूर्व क्षेत्र का स्वामी। तो जरा इस तथ्य को पुनः एक बार देखते हैं। नासरुद्दीन महमूद तुगलक ने अपने वजीर मलिक सरवर को जौनपुर क्षेत्र का प्रमुख बनाया था और उसे मलिक उस सर्क अर्थात पूर्व के स्वामी की उपाधि दी थी। आगे चलकर यही मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की नींव डाली थी। ध्यान रखिए, जौनपुर क्षेत्र में सरकी वंश की नींव डाली थी। कई बार यह प्रश्न आया है कि सरकी वंश का प्रमुख कौन था, मलिक सरवर था। मलिक सरवर को कौन सी उपाधि दी थी, मलिक उस सर्क या पूर्व क्षेत्र का स्वामी। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जौनपुर के बारे में। जौनपुर एक प्रांतीय राजवंश था, इससे कई बार प्रश्न बनते हैं, तो इसी के साथ इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, नहीं ये छूट जाता है। तो जरा देखते हैं जौनपुर। जौनपुर जिस समय फिरोज शाह तुगलक का पहला लेक्चर पढ़ाया था वहीं पे बता दिया था कि जौनपुर नामक शहर बसाता कौन है। तो यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां इन्हीं का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। अगला पॉइंट ठीक अभी बताया है। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना नासरुद्दीन महमूद तुगलक के वजीर जिसका नाम था मलिक सरवर या इसका दूसरा नाम था ख्वाजा जहान। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। अगला, मलिक सरवर को नासरुद्दीन महमूद ने एक उपाधि दी थी। क्या थी उपाधि, मलिक उस सर्क। इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व क्षेत्र का स्वामी। कई बार पूछा गया है पूर्व क्षेत्र के स्वामी किसे कहा जाता है, तो मलिक सरवर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जौनपुर को पूर्व के सिराज की उपमा भी दी जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अगला तथ्य, प्रश्न आता है कि सरकी वंश का संस्थापक कौन था, ख्वाजा जहान या मलिक सरवर। तो दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह सरकी था। इन दोनों तथ्य को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। अब जरा सा थोड़ा सा स्थापत्य के बारे में देखते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दो चीजें हैं जिसको जरा ध्यान से देखते हैं कि जौनपुर में ही अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण 1402 से 1408 के आसपास, मतलब जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था, इसका निर्माण कार्य इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। इब्राहिम शाह सरकी ने, बहुत कम ये पूछा जाता है कि इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था या किसने, ये जल्दी नहीं पूछा जाता। यही पूछा जाता है कि
अटाला देवी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो अटाला देवी मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है और सरकी राजवंश के स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट नमूना है ये। दूसरा चीज, अन्य एक स्थापत्य है लाल दरवाजा मस्जिद। तीसरा है झझरी मस्जिद। इन सभी मस्जिदों का निर्माण सरकी राजवंश के दौर में हुआ था। सभी स्थापत्य जौनपुर में स्थित हैं। लाल दरवाजा मस्जिद का स्थापत्य कार्य लगभग 1447 के आसपास था। एक रानी ने कराया था, अर्थात किसी राजा की पत्नी ने कराया था। झझरी मस्जिद भी जौनपुर में ही स्थित है। ये तथ्य कई बार पूछे गए। और एक तथ्य जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर कभी पूछा जाए कि जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के, अर्थात गोमती नदी जौनपुर से होकर बहती है। ये कुछ 4-5 तथ्य थे जिनका संबंध सीधे सीधे जौनपुर से है। अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद पुनः तुगलक वंश में लौटते हैं। अभी तक हमने जौनपुर के बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि जिस समय तुगलक वंश का शासक अभी भी 1394 से 1412 तक तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, इसी समय जौनपुर की स्थापना होती है। और इसी समय 1398 का दौर आते आते दिल्ली सल्तनत में तैमूरलंग का भारत पे आक्रमण हो जाता है। उसी के शासन काल के समय 1398 में तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इससे कोई ना कोई प्रश्न हर बार परीक्षा में बनता है। थोड़ा सा इसको भी अध्ययन करते हैं। इसी के साथ तुगलक वंश का समापन भी हो जाएगा। तो देखते हैं तुगलक वंश के शासन काल में ही कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि तैमूरलंग के समय दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। ये भी पूछा जाता है जिस समय तैमूरलंग ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था। अब थोड़ा सा इन तथ्यों को देखते हैं। तुगलक वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर तैमूरलंग का आक्रमण होता है। इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जिसका समयकाल 1394 से 1412 ईस्वी तक था। दूसरा पॉइंट, तैमूरलंग किस मूल का था? कई बार प्रश्न ये आता है कि तैमूरलंग अफगानी था, ईरानी था, XYZ जो भी। तो तैमूरलंग एक मंगोलियाई शासक हुआ करता था। ये सब वही चंगेज खां के ही वंशज हैं, मतलब उन्हीं की कड़ी में आगे तक आए हुए हैं। इसका आक्रमण 1398 में होता है। तैमूरलंग बिल्कुल भी भारत पर राज करने के उद्देश्य से नहीं आता है। इसका उद्देश्य सिर्फ था यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में धन संपदा को लूट कर वापस चले जाना, और वही करता है। 1398 में भारत में आक्रमण करता है और उसी के कुछ महीनों पश्चात 1399 के शुरुआत में ही वापस अपने देश या अपने क्षेत्र समरकंद में लौट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तैमूरलंग वापस तो लौटता है लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक व्यक्ति था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां पहले पंजाब क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था, लेकिन जिस दौर में तैमूरलंग आक्रमण करता है खिज्र खां उससे हाथ मिला लेता है। इस तरह जब तैमूरलंग वापस जाता है तो 1398-99 की शुरुआत में खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके जाता है। दिल्ली सल्तनत में खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके जाता है। जरा तथ्य पढ़ते हैं। 1399 में आक्रमण के पश्चात तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जो कि पहले पंजाब क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। इस नाम को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलकर यही खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए राजवंश की स्थापना करेंगे जो कि सैयद वंश था। आप सब ने देखा होगा, प्रश्न पूछा जाता है सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? तो खिज्र खां ने रखी थी। तो ये आगे आएंगे। तो ठीक, अब लगभग आप समझ चुके होंगे किस प्रकार कड़ियां जुड़ रही हैं। इसी के साथ एक चीज लिख लीजिए,
1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। महमूद की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए शुरुआत में जब तुगलक वंश का पहला लेक्चर पढ़ाया था वहां पे 1412 और 1414, बहुत सारी किताब में 1414 भी लिखा हुआ है और 1412 भी लिखा हुआ है। तो इसी वजह से वहीं पर बताया था कि जब इसकी चर्चा आएगी तो बताएंगे। ध्यान रखिएगा 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और यह अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा ये शासक जरूर थे लेकिन परोक्ष रूप से तुगलक वंश में जो व्यक्ति राज कर रहा था वो था खिज्र खान, क्योंकि तैमूरलंग लगभग दिल्ली सल्तनत को जीत के चला गया था और इनको प्रतिनिधि बना दिया था, तो ये लोग इसको हटा भी नहीं पा रहे थे। और 1412 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1412 से 1414 यानी बीच के 2 साल में कोई भी राजा नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से यही शासन व्यवस्था चला रहे थे। तो अभी तक इन्होंने कोई राजवंश की स्थापना भी नहीं की थी। तो 1413 और 14 यानी ये जो 2 साल थे इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। पूरी तरीके से अव्यवस्थित व्यवस्था हो चुकी थी। तो इसी वजह से शुरुआत में बताया था कि 2 साल कहां से आगे, कई बार किताबों में 1414 लिख देते हैं तुगलक वंश, बहुत जगह 1412 लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। ये रहा पूरी घटनाक्रम तुगलक राजवंश का। इसी के साथ एक राजवंश और समाप्त हुआ। अब इसके ठीक बाद बात होगी सैयद वंश की। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान, इनकी एंट्री कैसे हुई समझ में आ चुका होगा, लगभग चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं कोई समस्या होगी तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, सारे जवाब मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तुगलक वंश काफी ज्यादा बड़ा था, कई सारे लेक्चर लगे। अभी ध्यान रखिएगा लोधी वंश से पढ़ाने से पहले अभी एक टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको जरूर डालेंगे। हमें बात करनी है अमीर खुसरो, कई बार से छूटते चले जा रहे हैं, जबकि अपने आप में एक अच्छे टॉपिक है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, इनसे प्रश्न हर बार बनते हैं। तो इसके बाद एक वीडियो अमीर खुसरो का जरूर देंगे और इसी के साथ अब किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी कोई वीडियो डाल देते हैं, ताकि आप इतिहास पढ़ते हुए बोर हो गए होंगे या कुछ दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं। तो इसके साथ अब अगले दिनों में कोई एक नया वीडियो भी आएगा। ठीक, धन्यवाद। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स करिएगा, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी।